दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने पति और सास ससुर के सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रही थी। मेरी सास साड़ी के पल्लू में मुंह छिपाए हंस रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आखिर मैंने गलती जो की थी। पिछले 6 महीने से मेरा पति मुझे दिमाग के डॉक्टर के पास ले जा रहा था। क्या मैं सचमुच पागल थी या वो लोग मुझे पागल बना रहे थे? अभी 1 ही साल हुआ था मेरी और जय की शादी को। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। जय कंपनी में मेरा जूनियर था। साथ में काम करते करते कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला। एक दिन हम सब दोस्तों ने मिलकर गोवा घूमने का प्लान बनाया। जय और मैं पहली बार घर से दूर 3 दिन तक एक दूसरे के साथ थे। एक शाम हम सब दोस्त मिलकर बीच पर मस्ती कर रहे थे। तभी वहां अचानक सबके सामने जय ने घुटनों पर बैठकर मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और एक अंगूठी मेरी तरफ बढ़ा दी। सब लोग हमें देखकर तालियां बजाने लगे। ये देखकर मैं बहुत हैरान भी थी और खुश भी। हैरान इसलिए क्योंकि हम लोगों को अभी रिश्ते में आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। मैं चाहती थी कि अभी कुछ वक्त और हम एक दूसरे के साथ गुजारें, एक दूसरे को समझें। लेकिन अचानक उसका यूँ शादी के लिए प्रपोज करना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। लेकिन वो अभी भी घुटनों पर बैठा मेरी हाँ का इंतज़ार कर रहा था और सब दोस्त मुझे ही देख रहे थे। मैंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे जय को शादी के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन रात में जब हम दोनों अकेले थे तो मैंने जय से पूछा, शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? लेकिन वो बीच में ही मेरी बात काटते हुए बोला कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हर वक्त मेरे साथ रहना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर मैं शर्मा गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी के अगले मोड़ पर कौन सा तूफान मेरा इंतजार कर रहा था। गोवा से वापस जाकर हम दोनों ने अपने अपने घर वालों से शादी के बारे में बात की और कुछ ही दिनों में हम दोनों की शादी हो गई। शादी के लिए मैंने और जय ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी। वो कुछ दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दिन इसके बाद कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। कुछ दिन बाद हम दोनों शादी के बाद पहली बार ऑफिस गए। ऑफिस में मैं जय से काफ़ी सीनियर थी। वो हमेशा अपने काम के लिए मुझे रिपोर्ट किया करता था। लेकिन ये सब हमारे लिए नया नहीं था। हम दोनों ने ये सब जानते हुए ही एक दूसरे को पसंद किया था। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कहा, इस फाइल को तुमने चेक किए बिना मुझे कैसे भेज दिया? मुझे तुमसे इस तरह की गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर उन्होंने फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। आज पहली बार बॉस बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनकी ये बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैं हमेशा से अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करती आई हूँ। इसलिए 5 साल की नौकरी में मुझे 3 बार कंपनी की तरफ से प्रमोशन मिल चुका था। लेकिन आज मेरे उसी काम में गलतियां निकालकर मुझे गैर जिम्मेदार बताया जा रहा था। मैंने बिना कोई सवाल किए बॉस से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, मैं अभी इसे फिर से चेक करके थोड़ी देर में आपके पास लेकर आती हूँ। ये बोलकर मैं वहाँ से चली गई। मैंने अपने कैबिन में जाकर फाइल को चेक किया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि सचमुच उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने रात को बैठकर खुद ये सारा डेटा चेक किया था। मैंने फटाफट से सब गलतियों को ठीक करके सर को दोबारा वो फाइल भेज दी। लेकिन मैं अभी भी हैरान थी कि ये सब हुआ कैसे। मेरी हमेशा से ही आदत रही है कि मैं अपने काम को आगे भेजने से पहले 2 बार चेक करती हूँ। खैर, इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था। जय और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जय के माता पिता मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और उसका मेन कारण था कि मेरा नौकरी करना, जिसके लिए आए दिन वो लोग मुझे ताना देते रहते थे कि मैं पूरा दिन घर से बाहर रहती हूँ, घर को ठीक से संभाल नहीं पाती, वगैरह वगैरह। लेकिन जय हमेशा मेरी साइड लेकर मुझे बचा लिया करता था और घर के कामों में भी मेरी पूरी मदद करवाता। एक दिन मेरे पास काम बहुत था, इसलिए मैं देर रात तक जागकर ऑफिस का काम कर रही थी। मुझे काम करते करते रात के 3 बज गए। लेकिन काम पूरा करना भी ज़रूरी था। इस वक्त मेरे प्रमोशन की बात चल रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बॉस को शिकायत का एक भी मौका दूं। काम खत्म करके मैं भी सो गई। सुबह जय ने मुझे जगाते हुए कहा, उठ जाओ मैडम, 7 बज गए। ये सुनते ही मैंने आंखें खोली। जय सामने चाय की ट्रे लेकर खड़ा हुआ था। तुम चाय क्यों लेकर आए? मुझे जगा दिया होता। तुम भी तो देर रात तक काम कर रही थी। आज ऐसा करो, तुम ऑफिस मत जाओ, घर पर ही रहकर ही आराम करो। उसकी ये बात सुनकर मैंने बिस्तर से उठते हुए कहा, इस वक्त तो मैं छुट्टी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम जानते हो ना, मेरे प्रमोशन की बात चल रही है। ये बोलकर मैं तैयार होने चली गई। दोपहर का वक्त था, सब लोग लंच कर रहे थे। अचानक बॉस बाहर आए और मुझ पर चिल्लाते हुए वो फाइल टेबल पर फेंक दी और बोले, मुझे नहीं लगता शादी के बाद तुम्हारा काम पर ज़रा सा भी ध्यान है। तुम्हें अब नौकरी छोड़कर घर संभाल लेना चाहिए। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चले गए। सब लोग मुझे देख रहे थे। जय मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला,
अगर तुम्हें मेरी कुछ हेल्प चाहिए थी तो रात में मुझे बता सकती थी। मैंने गुस्से में उसका हाथ झटका और फाइल लेकर अपने कैबिन में चली गई। बॉस का इस तरह मुझे सबके सामने डांटना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने फाइल उठाई और फिर से उसे चेक करने लगी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि उसमें इतनी सारी गलतियां थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ अच्छी तरह चेक कर लिया था। तभी जय फिर से मेरे कैबिन में आया और बोला, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने जय से कहा, प्लीज़ थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो और बाहर जाकर अपना काम करो। मेरी बात सुनकर वो बिना कुछ कहे कैबिन से बाहर चला गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब बॉस प्रमोशन के बारे में बात करने वाले थे। मैंने तो अपने प्रमोशन की इस बार उम्मीद ही छोड़ दी थी। सब लोग मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। हम सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस बार किस किस को प्रमोशन मिलेगा। कुछ देर में बॉस कमरे में आए। उन्हें देखकर सब शांत हो गए। उन्होंने बताया कि इस बार 3 लोगों को प्रमोशन मिला है, हर्ष, दीप्ति और जय। मेरा नाम कहीं नहीं था। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। लेकिन जय प्रमोशन की बात सुनकर बहुत खुश था। मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन मुझे अपने लिए बुरा लग रहा था। सब दोस्त मिलकर इस खुशी में आज रात होटल में पार्टी करने वाले थे। घर जाकर मैं बेड पर लेट गई। मेरा मूड ठीक नहीं था। मुझे इस तरह देखकर जय ने कहा, क्या हुआ, मेरी खुशी में खुश नहीं हो गया? तुम्हें ना सही, मुझे तो प्रमोशन मिला है। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक मेरे काम में इतनी गड़बड़ हो रही है? मेरी ये बात सुनकर वो अचानक मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे शादी करने की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? क्या मैं तुम्हारे काम को खराब कर रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा जय। तुम अपने पर क्यों ले रहे हो? वो तो बॉस ने उस दिन मुझे बोला था कि मेरा शादी के बाद काम में ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया। लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। उसकी वो बात मेरे कानों में अब तक गूंज रही थी कि क्या मैं तुम्हारा काम खराब कर रहा हूँ? इसने ऐसा क्यों कहा? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। उस रात हम दोनों पार्टी में साथ गए थे, लेकिन जय ने मुझसे कोई बात नहीं की। एक शाम मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। तभी जय कैबिन में आया और बोला, कब तक काम करती रहोगी? बाकी काम घर जाकर कर लेना। लेकिन मैंने उससे कहा, आज तुम अकेले घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में टैक्सी करके आ जाऊंगी। बहुत ही ज़रूरी काम है, आज ही ख़त्म करके बॉस को देना है। लेकिन वो बार बार मुझे घर पर चलकर काम करने की ज़िद करने लगा। मैंने गुस्से में उससे बोल दिया, प्लीज़ बार बार ज़िद मत करो, कहा ना मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये बोलकर मैं फिर से अपना काम करने लगी। जय वहाँ से बिना कुछ कहे जा चुका था। अपना काम खत्म करके मैं फाइल बॉस के कैबिन में देने गई। वो बड़े ध्यान से फाइल चेक कर रहे थे और मेरी तरफ देखते हुए बोले, आज कितने वक्त के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी शिवानी काम पर लौट आई है। तुम ऑफिस में ही बैठकर काम किया करो। मुझे लगता है कि घर में तुम्हारी सास तुम्हें ठीक से काम नहीं करने देती। ये बोलकर वो हंसने लगे। लेकिन फिर से मेरे दिमाग में वही बात घूमने लगी कि आखिर घर पर काम करने से काम में इतनी गलतियां क्यों हो जाती हैं। मैंने सोच लिया था, अब से मैं यही अपना काम ऑफिस में ही ख़त्म करूँगी, चाहे मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। कुछ ही देर में मैं टैक्सी लेकर घर पहुँच गई। रात के 10 बज रहे थे। जय अपने कमरे में सोया हुआ था। मैं भी बिना कुछ खाए ही उसके बगल में जाकर लेट गई। मैं आज बहुत खुश थी। आज इतने वक्त के बाद बॉस ने मेरे काम की तारीफ की थी। मैंने सुबह उठकर जय को इस बारे में बताया, लेकिन वो मेरी बात अनसुनी करते हुए बोला, कभी घर पर भी ध्यान दे लिया करो, माँ बेचारी अकेले ही सारे घर का काम करती रहती है। अब अक्सर जय मुझसे उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। हम दोनों के बीच अब झगड़े बढ़ने लगे थे। कभी मेरी सास, कभी ससुर, तो कभी जय मुझे जानबूझकर हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाते रहते। और जब मैं गुस्से में उन लोगों को जवाब देती तो वो लोग कहते, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। अब वो लोग हर बात पर मुझसे यही कहते कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। एक दिन पड़ोस की नीलम आंटी हमारे घर आई। मैंने उनके पैर छुए और उनके पास बैठ गई। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी मेरी सास आकर बोली, इससे सोच समझकर बात करना, इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उनसे पूछा, आप क्यों दूसरों के सामने मुझे बुरा बना रही हैं? मेरे इतने बोलते ही वो रोने की एक्टिंग करने लगी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, हमारी बहू को बहुत गुस्सा आता है। अब जब भी मैं घर पर होती तो वो लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें करते जिससे मैं परेशान हो जाती। उनके यूँ बार बार मुझे एहसास दिलाना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहुत आता है। धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद सच में मेरे साथ कोई परेशानी है। एक दिन जय ने कहा, मैं एक दिमाग के डॉक्टर को जानता हूँ, उसके पास चलकर एक बार तुम्हें दिखवा लेते हैं। उन सब की बातें इस कदर मेरे दिमाग पर हावी हो गई थी कि मैंने जाकर खुद ही डॉक्टर से कहा, मुझे गुस्सा कंट्रोल करने की दवाई चाहिए।
डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। अब मैं हर रोज़ उन दवाइयों को खा रही थी। जब भी मुझे गुस्सा आता तो मेरे पति और सास मुझे कोई ना कोई सज़ा देते और बोलते, ये तुम्हारे इलाज का ही एक हिस्सा है। जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तो वो लोग मुझसे कभी उठक बैठक करवाते, कभी मुझे रात का खाना नहीं देते और कभी मुझे ज़मीन पर सोने की सज़ा सुना देते। उनके मुताबिक अगर मैं उनकी सज़ा सहन करना सीख जाऊंगी तो धीरे धीरे मैं अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लूंगी। लेकिन जब से मैंने वो दवाइयाँ खानी शुरू की थी, मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मेरे दिमाग पर मेरा कंट्रोल जैसे खत्म होने लगा था। मैं वही सब करती जो वो लोग मुझसे करने के लिए कहते। मेरी तबीयत खराब है, ये बोलकर जय ने कुछ दिन के लिए ऑफिस से मेरे लिए छुट्टी ले ली। अब मैं पूरा दिन या तो घर का काम करती या फिर अपने कमरे में पड़ी रहती। वो लोग हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते और अगर मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो वो लोग मुझे सज़ा देते। एक दिन मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, जय ऑफिस गया हुआ था। तभी दीप्ति का मुझे फ़ोन आया। वो ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है। उसने मुझे जो बताया वो सचमुच चौंका देने वाला था। उसने कहा कि जय ने ऑफिस में सबको ये बताया है कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं काम पर वापस नहीं आऊँगी। इसलिए बॉस ने मेरी पोस्ट अब जय को दे दी है। लेकिन जय ऐसा क्यों करेगा? वो जानता है कि मैं आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगी। दीप्ति की ये सब बातें सुनकर मुझे लगने लगा कि हो ना हो मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग पर किसी बात का दबाव पड़ता, मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म होती जा रही थी। शाम को जब जय घर आया तो मैंने उससे पूछा कि तुमने बताया नहीं कि अब मेरी जगह तुम्हें दे दी गई है, और तुमने ऑफिस में ये क्यों कहा कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? लेकिन मेरी बात सुनकर उसने अचानक मेरे बाल पकड़ लिए और बोला, तुम्हें घर बैठे बैठे भी मेरी जासूसी करने से फुर्सत नहीं है? तुम्हें क्या लगता है वो तुम जैसी पागल औरत को दोबारा काम पर रखेंगे? तुम्हें तो ना जाने मैं भी कब तक और झेल पाऊंगा। ये बोलकर उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं पूरी रात भूखी प्यासी बाहर सोफे पर लेटी रही, लेकिन घर में किसी को भी मेरी फिक्र नहीं थी। 1 महीना हो चुका था, लेकिन मेरी हालत में सुधार होने की बजाय दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही थी। मैं अब किसी के भी ज़रा से चिल्लाने पर डर जाती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया। काफ़ी दिन से मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर वो घबरा गई और उसी दिन शाम को पापा और भाई के साथ मेरे ससुराल आ गई। मैं सबके लिए रात के खाने की तैयारी कर रही थी और मेरे ससुर मेरे पास में ही हाथ में अपनी छड़ी लिए खड़े थे और बोल रहे थे, आज अगर कल की तरह खाने में नमक कम हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरे घर वाले दूर से खड़े ये सब देख रहे थे। ये सब देखकर वो हैरान रह गए। मेरे भाई ने तुरंत उनके पास जाकर उनकी छड़ी हाथ से छीनकर फेंक दी। मेरे सास ससुर की जैसे ही नज़र उन लोगों पर पड़ी, वो लोग सकपका गए। मैं माँ को देखते ही उनके गले लग गई। मेरे बिखरे बाल, आंखों के नीचे काले गड्ढे और सहमी सी शक्ल देखकर वो लोग हैरान रह गए। इससे पहले कि मेरे सास ससुर अपनी सफाई में कुछ बोलते, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे में ले गई और मेरा सूटकेस निकालकर मेरा सामान भरने लगी। उन्होंने देखा कि मेरे पास के टेबल पर बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई थी। उन्होंने पूछा, ये सब किसकी दवाएं हैं? मैंने उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। इतने में ही जय भी वहाँ आ गया। मेरे घर वालों को देखकर वो भी घबरा गया और बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, आप लोग शिवानी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका इलाज चल रहा है। ये सुनकर भाई ने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, अचानक ऐसी कौन सी बीमारी हो गई इसे, और तुम लोगों ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? मैं डरकर अपनी माँ के पीछे दुबक कर खड़ी हुई थी। उन लोगों के ज़ोर ज़ोर से बात करने की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। पापा ने जैसे मेरी दवाइयों और डॉक्टर के बारे में पूछा तो वो घबरा गया और बोला, आपको इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शिवानी मेरी पत्नी है, मैं उसे संभाल सकता हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए बोला, शिवानी इधर आओ मेरे पास और इन लोगों को बोल दो कि तुम इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाओगी। जय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे देखकर मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। ये देखकर माँ पापा भी हैरान रह गए। मेरे घर वाले मुझे अब एक और पल भी वहाँ रहने देना नहीं चाहते थे। जय और उसके घर वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा ने किसी की परवाह नहीं की। अब पिछले 2 महीने से मैं अपने घर पर ही हूँ। पापा ने अपने एक डॉक्टर दोस्त को घर बुलाया और मेरी सारी दवाइयाँ उन्हें चेक करने के लिए दी। डॉक्टर अंकल ने बताया कि अगर मैं कुछ और वक्त तक उन दवाइयों को खा लेती तो मैं पूरी तरह पागल हो जाती। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। जय ने तो मुझे खुद शादी के लिए पसंद किया था
तो फिर अचानक ये सब। अब जब से मैंने वो दवाइयाँ लेनी बंद की थी, मेरी हालत में सुधार होने लगा था। मेरा सर जो हर वक्त दर्द रहता था, उसमें भी अब आराम था। एक दिन दीप्ति मुझसे मिलने घर आई, तो उसने बताया कि जय ने ऑफिस में सबको ये बता रखा है कि मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और वो जल्दी ही मुझसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेगा। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी। एक के बाद एक ये सब क्या हो रहा था मेरी जिंदगी में? आखिर जय ये सब क्यों कर रहा है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? दीप्ति ने मुझे ये भी बताया कि उसने अक्सर ऑफिस के बाहर जय को किसी लड़की के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा है। अब मुझे धीरे धीरे सब बातें समझ में आने लगी कि क्यों जय को शादी की इतनी जल्दी थी। दरअसल वो मुझसे शादी करके मेरी पोस्ट हथियाना चाहता था, ताकि मैं पागल हो जाऊं और उसे बिना ज़्यादा मेहनत किए आसानी से मेरी पोस्ट मिल जाए। क्योंकि वो जानता था जब तक मैं उस ऑफिस में हूँ तब तक वो कभी मेरी जगह नहीं ले सकता। अगले ही दिन मैं ऑफिस पहुंची। सब मुझे देखकर बहुत हैरान हो गए। सबके पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। जैसे ही जय ने मुझे वहां देखा, उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। बॉस ने अपने कैबिन से मुझे बाहर खड़े हुए देख लिया था। मुझे देखकर वो बाहर आ गए और मुझसे हाथ मिलाते हुए बोले, वेलकम बैक शिवानी। इतनी लंबी छुट्टी के बाद मैं उम्मीद करता हूँ तुम अच्छा महसूस कर रही होगी। क्या तुम फिर से अपना काम संभालने के लिए तैयार हो? मैंने जय की तरफ देखते हुए कहा, जी सर, मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। ये बोलकर मैं अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगी, तो जय ने मुझे रोकते हुए कहा, सर, अगर शिवानी मेरे कैबिन में बैठेगी तो मैं कहाँ बैठूंगा? तभी पीछे से जय का किसी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, आपके लिए एक स्पेशल कैबिन का इंतज़ाम हमने कर दिया है। अब कुछ वक्त आप वहाँ चलकर बैठेंगे। जय ने पीछे मुड़कर देखा तो इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर जय घबरा गया और बोला, लेकिन मैंने क्या किया है? आपको अपनी बीवी को गलत दवाएं देकर पागल करने की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये बोलकर वो लोग जय को वहाँ से ले गए। किसी पर भी भरोसा करने से पहले एक बार नहीं कई बार सोच लें और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि अपने आप को आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर से एक नई